चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जेईई एडवांस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन शो कर देता हूँ। ये पैराग्राफ है, 3 क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर, और फिर मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। और उसके बाद में ये क्वेश्चन इसलिए शो कर रहा हूँ कि तुम इसको एक बार अटेम्प्ट कर लो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके। इसके बाद में ये क्वेश्चन रहेगा और फिर डिस्कस करेंगे हम ये क्वेश्चन, और उसके बाद में है ये क्वेश्चन। इसके बाद में भी कुछ है क्या? ठीक है, इतने क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ के साथ में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें दे रखा है एफ एक्स एल एन एम एक्स दे रखा है, एम पॉजिटिव नंबर है और जी एक्स है पी एक्स। और तीनों क्वेश्चंस में बेसिकली एक ही इक्वेशन के बारे में बात हो रही है, मॉड एफ एक्स इज जी एक्स, मॉड एफ एक्स इज जी एक्स, मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। और फर्स्ट क्वेश्चन में ओनली वन सॉल्यूशन की बात हो रही है, सेकंड में एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस की बात हो रही है। यहाँ पे 2 सॉल्यूशन से मतलब डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ही है, और तीसरे में बात हो रही है एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम देखें तो हमें, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन से मतलब है, तो अगर इसका हम ग्राफ बना पाएँ और उस पर कुछ कमेंट कर पाएँ तो हमें आसानी रहेगी। तो इसके लिए मैंने अगर साइड में यहाँ पर राइट साइड में मैं ग्राफ बनाऊँ तो एल एन एम एक्स में एम क्योंकि पॉजिटिव है तो कुछ उसका ग्राफ इसी तरह से रहने वाला है। अच्छा, ध्यान रहे मुझे मॉड एफ एक्स करना है, तो एल एन एम एक्स का ग्राफ तो लगभग एल एन एक्स जैसा ही रहेगा, लेकिन मॉड की वजह से ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद रहता है ग्राफ हमारा जी एक्स, जो कि क्या है पी एक्स, जिसमें पी कैसा नंबर है। अच्छा, पी के ऊपर कुछ कमेंट इन्होंने नहीं कर रखा पर ऑप्शंस में अगर हम देखें तो हर जगह हमें पी पॉजिटिव दिख रहा है। ऑल्दो अगर एक चीज़ देखें, मान ले पी नेगेटिव है तो क्योंकि 0 से पास कर रहा है तो पी का ग्राफ तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो पी डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर ही होगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम पी का ग्राफ बनाएं और हमें वन सॉल्यूशन के बारे में बात करनी, तो देखो अगर इस तरह का ग्राफ बनेगा, मैंने ये जो बनाया लाइन, तो इस केस में हमें दिख रहा है एक ही बार कट करता हुआ ग्राफ। ठीक है, अगर मैं इस पिंक लाइन को टिल्ट कराता हूं, अगर तुम इसको टिल्ट करता हो देख पा रहे हो, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर केस में ये जो पिंक लाइन है ये रेड ग्राफ को एक जगह तो कट कर ही रही है, यहाँ पे तो कट कर ही रही है, और यहाँ पर टच करके चली जाएगी। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पर 2 हो जाएंगे। ठीक है, और एक और केस अगर हम देखें, अगर ये पिंक लाइन और ज़्यादा टिल्ट हो जाए, ठीक है, और वैसे एक बात ध्यान रखना, ये टिल्ट तो हो रही है पर ये पास किससे करनी चाहिए, ऑरिजिन से करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको दिखाऊं इस तरह से, कुछ इस तरह से मैं दिखा देता हूं इसको। ऐसा कुछ केस हो जिसमें ये ऑरिजिन से पास करे और लॉग वाले ग्राफ को, एल वाले ग्राफ को 3 जगह कट करते हुए दिख रही है। देख, एक तो मतलब ये ऑरिजिन से पास कर रही है पिंक लाइन, एक पॉइंट ये हो जाएगा इंटरसेक्शन का, एक यहाँ पर हो जाएगा और एक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक ही बात पर डिपेंड करता है। तीनों क्वेश्चन में जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो है कि ये जो पिंक लाइन है इस ग्राफ को टच कब कर सकती है, उसी पर क्वेश्चन एक तरह से बेस्ड है। तो इसी को हम अगर देखें तो हम इस पर्टिकुलर केस के बारे में बात कर रहे हैं, जब ये ऑरिजिन से पास करती हुई लाइन, ये जो हमारा मॉड एफ एक्स के जो ग्राफ है इसको एक पॉइंट पर टच करें। तो टच करने के लिए हम बेसिकली हम बात कर रहे हैं इस तरफ राइट साइड, तो एल एन एम एक्स की ही बात कर रही है। तो एल एन एम एक्स का डेरिवेटिव अगर हम देखें तो ये बनेगा 1/x। तो क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पिंक लाइन इसको टच करके जा रही है, टेंजेंट है, तो पिंक लाइन की स्लोप तो कितनी है, p, और एल एन एम एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x। तो एक तो ये हमें कंडीशन दिख जाएगी, और साथ साथ क्योंकि ये जो x, ये जो पॉइंट होगा इसको मैं लिख देता हूँ t पॉइंट, ये पिंक लाइन पर भी लाई कर रहा है और रेड कर्व पे भी लाई कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं एल एन एम एक्स इज इक्वल टू
पी एक्स। और इन दोनों कंडीशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, पी एक्स इज एल एन एम एक्स और पी इज 1/x, तो पी एक्स आ जाएगा 1। तो यहाँ पे पुट किया तो मैंने एल एन एम एक्स दिख रहा है मुझे 1, तो यहाँ से एम एक्स रहेगा ई, एक्स आ जाएगा E/m। अब हमें दिख रहा है कि x अगर E/m है तो p की वैल्यू हमें दिख जाएगी m/e। अब देखो, अगर p की वैल्यू m/e होती है, ठीक है, p कौन है, पिंक लाइन की स्लोप है, तो अगर m/e होती है तो उस पर्टिकुलर केस में पिंक लाइन जो मॉड एफ एक्स का ग्राफ है, इसको एक पॉइंट पर कट करेगी और एक पॉइंट पर टच करेगी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 हो जाएंगे। तो 2 सॉल्यूशन वाला हमने सॉल्व कर दिया है, तो आंसर रहेगा P इज m/e, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। दूसरा, अगर ये पिंक लाइन टिल्ट हो जाती है, ये जो पिंक लाइन है अगर ये टिल्ट हो जाती है नीचे की तरफ, मतलब अगर हम कहें स्लोप अगर हो जाए, यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरफ, P अगर स्लोप जो है P वो m/e से कम हो जाए, तो उस पर्टिकुलर केस में टेंजेंट नहीं रहेगी लाइन, ln वाले ग्राफ को 2 जगह कट करते हुए जाएगी ये, ठीक है। 2 जगह भी नहीं, मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आ जाएंगे, एक जगह यहां पर आ जाएगा ये, एक यहां पर आ जाएगा और एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, तो टोटल 3 जगह कट करेगी। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 के लिए हमें p लेस देन m/e चाहिए, और ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 तो रहना ही चाहिए, तो p लेस देन m/e और 0 से बड़ा, तो आंसर रहेगा बी ऑप्शन। और अगर p की वैल्यू, मतलब स्लोप जो लाइन की है, वो ग्रेटर देन m/e हो जाए, उस केस में इस तरह से कुछ लाइन बनेगी, यहां पे मैं बना देता हूं इस तरह से। तो ये जो लाइन है इस पर्टिकुलर केस में जब p की वैल्यू m/e से ज़्यादा है, मतलब स्लोप m/e से ज़्यादा हो जाएगी, तो ये लाइन लॉग वाले ग्राफ को सिर्फ एक ही बार कट करेगी, नंबर ऑफ सोल्यूशन 1 रहेगा। तो p की वैल्यू ग्रेटर देन m/e के लिए आंसर रहेगा अपना डी ऑप्शन, और ओनली 1 सोल्यूशन उस केस में रहेगा। ये था क्वेश्चन, और देखा जाए तो इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट यहां पर मैंने यूज किया, उस बेसिस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, यहां पर अगर हम देखें तो हमें दे रखा है एक फंक्शन r से r पे डिफाइंड है, ग्राफ ऑफ फंक्शन f-x हमें दे रखा है, ठीक है, और क्वेश्चंस छोटे छोटे पूछे हमसे, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू fx। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर पता करना है तो सीधी सी बात है कि जहां पर f'(x) अपना साइन चेंज करेगा, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, वहां पर हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। अच्छा, f'(x) का साइन चेंज होने का मतलब f'(x) का डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है, तो f'(x) का डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है, इसका मतलब f'(x) का नेचर चेंज होना चाहिए। नेचर चेंज होने से मतलब इंक्रीजिंग से जहां पे डिक्रीजिंग हो रहा है, या डिक्रीजिंग से जहां पर इंक्रीजिंग हो रहा है, f'(x) वहीं पर हमें क्या मिलने वाला है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलने वाला है। तो पहले हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन काउंट कर रहे हैं। तो देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इससे पहले f'(x) इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद f'(x) डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब f'(x) पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिला। दूसरा ये पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद में ये पॉइंट है, उसके बाद में ये पॉइंट है, फिर यहां पर, और फिर ये पॉइंट है। तो टोटल हमें 6 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन दिख रहे हैं। ध्यान रहे, ये जो पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं ये f(x) के पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है। आंखों को थोड़ा वहम हो सकता है कि अरे सर ये तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। f'(x) के ग्राफ में ये 6 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, ये f(x) के लिए पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन का काम कर रहे हैं। तो ए का आंसर क्या रहा, 6। फिर हमसे पूछा है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ f(x) का लोकल मिनिमा पूछा है। तो f(x) का लोकल मिनिमा b से डिनोट किया है नंबर ऑफ पॉइंट्स, और लोकल मैक्सिमा को c से डिनोट किया है। तो एक चीज देखो, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा f(x) का कहां पर आएगा, जहां पर f'(x) अपना साइन चेंज कर रहा होगा, f'(x) जहां पर अपना साइन चेंज कर रहा होगा, ठीक है। तो f'(x) कहां कहां साइन चेंज कर रहा है, तो देखो एक तो पॉइंट मुझे ये देखा, ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट यहां पर दिख रहा है, उसके बाद एक पॉइंट यहां पर दिख रहा है। तो ये 3 ब्लू पॉइंट्स अगर तुम ध्यान से देखो तो इन पॉइंट्स पर f'(x) अपना साइन चेंज कर रहा है। तो जो पहला पॉइंट है, मतलब इसको मैं फर्स्ट पॉइंट बोल रहा हूं, इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसके लेफ्ट में डेरिवेटिव, मतलब f'(x) क्या है, नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव,
तो फंक्शन डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, तो हमें सबसे पहले तो ये एफ एक्स का मिनिमा का पॉइंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्लियरली मैक्सिमा का पॉइंट मिलेगा, एफ एक्स के मैक्सिमा का पॉइंट मिलेगा, ध्यान रखना। और ये क्या है, मिनिमा का पॉइंट। तो हमें दिख रहा है दो हमारे पास में मिनिमा के पॉइंट हो जाएंगे और एक हमें मैक्सिमा का पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। डी पार्ट हमसे कह रहा है नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स वेयर नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा अकर। तो मैक्सिमा और मिनिमा कहां अकर नहीं करेंगे एफ एक्स के लिए, जहां पर एफ डैश एक्स जीरो या नॉट डिफाइंड हो रहा हो लेकिन साइन चेंज नहीं कर रहा हो, जीरो या नॉट डिफाइंड हो लेकिन साइन चेंज ना करे। तो एफ डैश एक्स देखो भाई कहां कहां जीरो हो रहा है लेकिन साइन चेंज नहीं कर रहा। तो एक तो मुझे ये पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट पिंक से मैंने डिनोट किया है, और एक मिल जाएगा यहां पर। तो इन दोनों पॉइंट्स पर एफ डैश एक्स जीरो तो हो रहा है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट तो होगा एफ एक्स के लिए, लेकिन एफ डैश एक्स साइन चेंज नहीं कर रहा है इसके अराउंड। तो मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलेगा लेकिन क्रिटिकल पॉइंट होंगे, तो इसका डी का आंसर मिल जाएगा मुझे 2। अब हमसे पूछा है ए माइनस सी, तो ए माइनस सी मतलब 6 माइनस 1 अपॉन ए 6, बी 2 और डी 2, 5/10 आंसर रहेगा 1/2। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बढ़िया रिवीजन के लिए, जिसमें हमें मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्रिटिकल पॉइंट सारे इसमें समझ में आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो हमें एफ एक्स और जी एक्स दो कंटिन्यूस फंक्शन दे रखे हैं, आर से आर पर डिफाइंड है। एफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ एक्स टू है फॉर ऑल एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू। तो क्लियरली एफ एक्स एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और जी एक्स वन लेस देन जी एक्स टू है फॉर ऑल एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू, इसका मतलब जी एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। एफ ऑफ जी ऑफ एल्फा स्क्वायर माइनस 2 एल्फा ग्रेटर देन एफ ऑफ जी ऑफ 3 एल्फा माइनस 4। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एफ ऑफ समथिंग हमें दिख रहा है, एफ ऑफ समथिंग, इधर भी एफ में एफ ऑफ कुछ डिफरेंट दिख रहा है। तो अगर इस एफ ऑफ समथिंग को इस एफ ऑफ समथिंग से ग्रेटर होना है, तो क्योंकि एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसके इनपुट में भी सेम रिलेशन रहना चाहिए, जी एल्फा स्क्वायर माइनस 2 एल्फा ग्रेटर देन जी 3 एल्फा माइनस 4। अब जी क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनके इनपुट में रिलेशन बदल जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा एल्फा स्क्वायर माइनस 2 एल्फा लेस देन 3 एल्फा माइनस 4। और अच्छी बात यह है कि एफ और जी फॉर ऑल एक्स डिफाइंड है, तो उस बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। अगला स्टेप आ जाएगा एल्फा स्क्वायर माइनस 5 एल्फा प्लस 4 लेस देन 0, एल्फा माइनस 1 एल्फा माइनस 4 लेस देन 0। सिंप्लीफाई करके अगर लिखेंगे तो नंबर लाइन पर 1 4 प्लस माइनस प्लस हमें चाहिए लेस देन 0, तो एल्फा बिलोंग्स टू 1 से 4 हमारा आंसर रहेगा। तो ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये तो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जे एडवांस में पूछे गए हैं पहले भी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे मैं दे रखा है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन इज मिनिमम। तो ध्यान से देखें तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो आउटपुट मतलब एक तरह से वैल्यू आएगी उसमें सिर्फ के अननोन रहेगा, और के के लिए ही हमें इसकी क्या बतानी है, मिनिमम वैल्यू बतानी है। मिनिमम वैल्यू बतानी है या इनफैक्ट के की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो पहला काम तो हम इस इंटीग्रेशन को अगर सॉल्व करना चाहें, ओपन करेंगे तो मॉडुलस ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा, तो अगर एक बेसिक सा ग्राफ बनाऊँ, ये cos x के लिए, और k क्योंकि पॉजिटिव है तो ये kx हो जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर मैं एक बार के लिए कुछ मान लेता हूँ, ये मान लेते हैं हमने अल्फ़ा यूज़ कर रखा है इन्होंने, तो हम इस पॉइंट को मान लेते हैं ए मान लें क्या, मतलब ए कॉमा पर ए अल्फ़ा जैसा दिखता है मेरा, तो यहाँ पे मैंने इसको मान लिया बीटा कॉमा 0 ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन होगा 0 से बीटा तक, cos x ऊपर रहेगा तो रहेगा cos x माइनस के एक्स, और फिर प्लस इंटीग्रेशन बीटा से π/2 के एक्स ऊपर रहेगा, के एक्स माइनस कॉस एक्स। ये इंटीग्रेट करके आ जाएगा cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू बीटा प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन एक्स फ्रॉम बीटा टू π/2, ठीक है। अच्छा ध्यान रहे कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मिल रहा है, उस पर अगर लिखूँ तो कॉस बीटा किसके इक्वल रहेगा, के बीटा के इक्वल रहेगा, ठीक है। और इसका नाम मैंने रख दिया कुछ ए रख दिया इस एक्सप्रेशन को, तो ए मेरे पास में आ रहा है साइन बीटा माइनस
के बीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस के पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस 1 माइनस के बीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस साइन बीटा। अब ये मेरे पास में आ जाएगा ए इज 2 साइन बीटा माइनस के बीटा स्क्वायर प्लस के पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस 1। अब पहली गलती जो स्टूडेंट्स यहाँ पर कर सकते हैं वो ये है कि इसको सीधा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके मिनिमाइज करने की कोशिश कर लें। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दोगे तुम कि कॉस बीटा के बीटा है, इसका मतलब बीटा और के रिलेटेड है, ठीक है। तो अब मैं अगर बीटा इन टर्म्स ऑफ के फाइंड करूँ तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन के इन टर्म्स ऑफ बीटा लिखा जा सकता है। तो इसको मैंने लिख दिया 2 साइन बीटा और माइनस के की जगह मैंने लिख दिया कॉस बीटा अपॉन बीटा। तो ये बीटा कॉस बीटा बन जाएगा प्लस कॉस बीटा अपॉन बीटा पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस 1। अब ये पूरा एक्सप्रेशन किसकी टर्म्स में दिख रहा है? बीटा की टर्म्स में, और मिनिमाइज करना है एक को तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो यहाँ से मुझे दिख जाएगा डी ए बाई डी बीटा, यह आ जाएगा माइनस 2 माइनस नहीं प्लस ही रहेगा 2 कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा माइनस बीटा कॉस का डेरिवेटिव माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और इधर रहेगा प्लस पाई स्क्वायर बाई 8 बीटा स्क्वायर बीटा कॉस बीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन बीटा और माइनस कॉस बीटा और बीटा का डेरिवेटिव 1। तो ये हमारा कुल मिला के डेरिवेटिव बना, और इसको हम क्या कर रहे हैं? जीरो से इक्वेट कर रहे हैं, तब जाके हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ ए मिलने वाली है। तो अब अगर इसको चेक करें तो ये दिख रहा है मुझे, यहाँ से आ जाएगा कॉस बीटा प्लस बीटा साइन बीटा, और अच्छी बात यह है कि ये सेम चीज़ यहाँ से कॉमन आती हुई दिख रही है। तो अगर मैं ये कॉमन ही ले लूँ सीधा ही, तो अंदर दिखेगा मुझे 1 माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 बीटा स्क्वायर, ये अपना डी ए बाई डी बीटा रहने वाला है, ठीक है। और इसको हम कर रहे हैं इक्वेट ज़ीरो से। अब ध्यान से अगर देखें तो बीटा सर्टेनली किसके बीच में लाई कर रहा है? बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक नंबर है, तो कॉस बीटा प्लस बीटा साइन बीटा तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो कुल मिला के यही चीज़ हमें ज़ीरो करनी होगी। तो यहाँ से आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 8 बीटा स्क्वायर इज 1, यहाँ से बीटा आ जाएगा पाई बाई 2√2। मैंने माइनस को सीधा इग्नोर कर दिया क्योंकि बीटा सर्टेनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का नंबर है, तो बीटा पाई बाई 2√2 रहेगा। तो बीटा की वैल्यू हमें मिली पाई बाई 2√2, जिस पर हमें क्या मिलने वाला है? ए की मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। अच्छा, इस पर एक चीज़ हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिनिमा ही देगा क्या। तो इसके लिए अगर मैं चेक करूं तो पाई बाई 2√2 से थोड़ा अगर आगे जाएंगे हम, तो 1 माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 बीटा स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव रहने वाली है, और इससे जस्ट पहले मतलब बीटा की वैल्यू पाई बाई 2√2 से कम रखेंगे तो ये नेगेटिव रहेगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है डेरिवेटिव, इसका मतलब फंक्शन यहाँ पर मिनिमा देगा। तो मिनिमा तो कंफर्म हो चुका है, बीटा की वैल्यू हमें दिख चुकी है, लेकिन हमें पता करना है के की वैल्यू। तो अगर मुझे इस रिलेशन का यूज़ करूं, ये जो हमने सबसे पहले लिखा था कि कॉस बीटा कितना है? के बीटा है, तो कॉस पाई बाई 2√2 इज इक्वल टू के पाई बाई 2√2। तो यहाँ से मुझे दिख जाएगा के इज इक्वल टू 2√2 बाई पाई कॉस पाई बाई 2√2, ये अपना के की वैल्यू। और इसको क्वेश्चन में दे रखा है एल्फा बाई पाई, तो एल्फा क्लियरली हमें यहाँ से दिख जाएगा, एल्फा इज 2√2। और फाइनली हमसे पूछा है एल्फा स्क्वायर, तो एल्फा स्क्वायर आ जाएगा 8। ये इसका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, और थोड़ा सा समझ के इसको सॉल्व करना कि हमने पहले इसको इंटीग्रेट करना पड़ा हमें, जिससे हमें सब कुछ के की टर्म्स में चाहिए था, पर वो के की टर्म्स में मिला नहीं, तो मैंने सब कुछ बीटा के टर्म्स में लिख दिया, और बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हमने इसका मिनिमा का पॉइंट निकाल लिया। बढ़िया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको देखो, यहां पर एक सर्कुलर आर्क दे रखी है ए बी सी हैविंग वेरिएबल रेडियाई आर, सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी सी इज हैविंग रेडियस आर। मतलब एक दूसरा सर्कल है जो ए बी सी पॉइंट से पास कर रहा है, और हमें डी कैपिटल आर बाई डी आर पता करना है। तो इसके लिए मैं अगर मैं इसे स्टार्ट ऐसे करूं, मैंने इस तरह से कुछ बनाया, ये ए, ये बी और ये सी, ये स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, और ये आर्क की बात हो रही है। तो ध्यान से देखा जाए तो हमें मतलब किससे है? इस ट्राइंगल ए बी सी से, और ये एंगल हमें 30 डिग्री दे ही रखा है। तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला मैं यूज़ करने वाला हूँ, साइन रूल लगाऊंगा। देखो आर बाय ये एंगल कितना है?
तो क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे तो टोटल सम 150 डिग्री है तो 75 डिग्री आ जाएगा। तो आर बाय साइन 75 डिग्री, साइन रूल लगा रहा हूँ, इक्वल्स टू ए बी सी ट्राइंगल की सर्कम रेडियस का डबल, तो 2r। और हमसे पूछा है डी आर बाय डी आर, डिफ्रेंशिएट कर दो आर के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा 1 बाय साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू 2dr बाय dr। और साइन 75 डिग्री बेसिकली कॉस 15 डिग्री है, तो ये बन रहा है 2 cos 15 डिग्री dr बाय dr इज इक्वल टू 1। ये इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि पहली बार में देखने में अजीब लगे, पर हमने सिर्फ साइन रूल लगाया और उससे तुरंत आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मतलब इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। देखा जाए तो हमें एक फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है और इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करके फंक्शनल इक्वेशन को एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने की हम कोशिश करते हैं। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 प्लस एफ डैश वाई, और इधर जो दिख रहा है एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया है। और अब मैं वाई को क्या पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा। पुट करते ही बन जाएगा एफ डैश एक्स इज एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ डैश 0 हमें दे रखा है 0, तो क्लियरली एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा एफ डैश एक्स मिल गया। अच्छा, फंक्शनल इक्वेशन का यूज़ करके हम 0 पर तो वैल्यू निकाल ही सकते हैं, तो ये दिख जाएगा एक्स भी 0 वाई भी 0 पुट करेंगे तो f0 इज f0 प्लस f0 प्लस 0, तो क्लियरली f0 कितना आ जाएगा, 0। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो fx क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, और f0 0 है तो इसका मतलब जो कांस्टेंट है fx के अंदर वो भी 0 रहने वाला है। तो fx फंक्शन हमें दिख रहा है एक्स क्यूब बाई 3, क्यूबिक फंक्शन है और सिर्फ 3 डिग्री वाली टर्म है, तो क्लियरली ऑड फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव बिल्कुल होगा बाइजेक्टिव, क्योंकि एक्स क्यूब बाई 3 का डेरिवेटिव ऑलवेज नॉन नेगेटिव रहेगा। और मिनिमा का पॉइंट इसमें नहीं होगा, क्योंकि एक्स क्यूब बाई 3 तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है ही, तो मिनिमा का पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट नहीं होगा इसमें। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो सर्टेनली होगा ही होगा, और कहाँ पर होगा, 0 पर होगा। तो ये इसका आंसर रहेगा ABD। अच्छा क्वेश्चन है, फंक्शनल इक्वेशन पर बेस्ड। तो ये सारे क्वेश्चन हमें इसमें मैंने डिस्कस करे जो मुझे अच्छे लगे, और ये सारे क्वेश्चन अगर तुम अच्छे से कर पा रहे हो तो तुम अपनी प्रिपरेशन को समझ सकते हो कि बहुत अच्छे लेवल पर है तुम्हारी प्रिपरेशन।